हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज जो हम लोग यहां लेने वाले हैं वो शायद पहली बार होने जा रहा है। और पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि हम लोगों ने कुछ हमारे जो ऑनलाइन सेंटर्स है, मतलब जहां पे जो क्लासेस हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, वहां हमने कुछ टेस्ट रखा था। और मई 23 के लिए पहला मॉक टेस्ट जो है, बड़े लेवल का मॉक टेस्ट, जिसके अंदर कंपनी लॉ लगभग पूरा ऑडिट और अकाउंट्स के चैप्टर को छोड़ करके पूरा जो है एक रिटन टेस्ट, हमने पहला रिटन टेस्ट यहां पे रखा था। और जिन बच्चों की कॉपीज है उनमें से कुछ कॉपीज आप लोगों के साथ में मैं आज आंसर भी आपको दिखा रहा हूं, और उनकी कॉपीज किस तरीके से उन्होंने आंसर्स को लिखा है, क्या कमियां रही है और क्या सुधारना चाहिए, वो सब भी ये शेयर यहां पे कर रहा हूं। तो जिन बच्चों की ये कॉपीज रहेंगी, कुछ कॉपियां सेलेक्टेड है मेरे पास में, उनको तो बेनिफिट होना ही होना है। बाकी लोग भी इसको देखें कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, वो सब चीजें मैं आज यहां पे शेयर आपके साथ में करने जा रहा हूं। तो चलिए, बगैर हमेशा की तरह समय गंवाए बगैर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पेपर हम लोगों ने इस बार दिया था, मिस्टर मितेश मेहता इज द डायरेक्टर। अब जो पहला पार्ट है वो 10 मार्क्स का हमने लिया, जिसमें डिवीजन ए, जिसमें एमसीक्यू वाला जो पार्ट है, केस बेस्ड एमसीक्यू एज वेल एज डायरेक्ट एमसीक्यू पार्ट इंक्लूड किया। तो मिस्टर मितेश मेहता इज द डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कार्बोनेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट होती है एसके मेहता, जो उनके फादर हैं। 5 जुलाई 1995 गो एज ए पब्लिक कंपनी। अब ये कंपनी लोन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम मिस्टर मितेश, और वो लोन है 1.5 करोड़ का फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस एंड एक्सपेक्टेड टू रीपे आफ्टर 24 मंथ्स। 24 महीने बाद जो है वो उसका पेमेंट करना है। ठीक है। अब कंपनी जो है वो अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करती है, रिसिप्ट एज ए लोन एंड बोरोइंग अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। At the time of advancing loan, Mr. Mitesh affirmed in writing that such amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting loan or deposit from other। भी उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिया है कि कहीं और से उन्होंने ये सब लोन वोन जो है वो नहीं लिया है, एंड कंप्लीट कहीं से डिपॉजिट नहीं आया, एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सच लोन ट्रांजेक्शन आर फर्निश्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी ना। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यहाँ पे पुनोरा साहिब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो देहरादून के अंदर है। बट अराउंड 15% ऑफ मेंबर जिनका नाम मेंबरशिप रजिस्टर में है वो सब नैनीताल के अंदर रहते, जैसा आप लोग यहां से देख भी रहे हैं, बराबर। और देन उसके बाद बट अराउंड 15% ऑफ मेंबर रहते नैनीताल के अंदर। एट नैनीताल कंपनी है, लाइसेंस ऑफिस भी है, और मैनेजमेंट का ये विलिंग है कि भी जो नैनीताल है वहां पे कंपनी का रजिस्टर मेंबर जो है वो रखा जाए। अब कंपनी अपना 7th एजीएम बुलाती है 10 सितंबर को रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। नोटिस जो है वो 21 अगस्त को दे देती है। मोर देन 78% ऑफ मेंबर गेव कंसेंट ऑफ कन्वीनिंग एट शॉर्टर नोटिस ड्यू टू एम्बिगिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर लॉकडाउन। तो 78% ने कंसेंट दे दिया गया, शॉर्टर नोटिस चलेगा। ठीक है। और स्टार्टिंग फ्रॉम 11 सितंबर 2020 ऑन अकाउंट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। ये एक क्वेश्चन हमारे पास में है। अब पहले आपको पूरा पेपर में डिस्कस कर देता हूं, फिर आपको इनके आंसर्स दिखाऊंगा कि क्या लिखे हैं और क्या होना चाहिए था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि भाई ये जो मिस्टर मितेश ने अपना डिपॉजिट दिया या जो पैसा दिया वो डिपॉजिट की तरह से ट्रीट होगा या नहीं होगा, इसके कुछ ऑप्शंस हैं। तो पहला आएगा कि भाई डिपॉजिट होगा, बिकॉज एनी सम एडवांस बाय द डायरेक्टर जो है वो डिपॉजिट की तरह ट्रीट होता है। दूसरा है डिपॉजिट होगा क्योंकि इसका पीरियड जो है वो 6 महीने से ज्यादा का है। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही लग रही है, 6 महीने से ज्यादा का है। नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज ये जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ लोन आया है। नॉट अ डिपॉजिट बिकॉज द रिटर्न डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर यहां पे मिस्टर मितेश है। ठीक है। दैट सेड सम ऑफ लोन इज नॉट बीइंग गिवन आउट ऑफ फंड एक्वायर्ड बाय हिम बाय बोरोइंग और एक्सेप्टिंग लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अदर। अब बहुत क्लियर मैटर है बच्चे लोगों, जब आप डिपॉजिट वाले चैप्टर के रूल्स पढ़ते हैं तो बात तो सही है कि 6 महीने से ज्यादा वाले को डिपॉजिट मानना है, लेकिन डायरेक्टर से वहां आपने पढ़ा है कौन सी चीजें डिपॉजिट पे नहीं आती है। अगर किसी भी कंपनी के, पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर से पैसा आता है और साथ में जब वो डिक्लेरेशन कर देता है कि भैया ये पैसा जो है वो मैंने कहीं से उधार लेकर के इधर उधर से नहीं लिया है, तो फिर वो डिपॉजिट की तरह काउंट नहीं होता है। तो डी नंबर इसका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए था। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, अभी आंसर चेक करेंगे सबके। सेकेंड क्वेश्चन है
pick the right statement regarding company willingness to keep and maintain the register of member at the Nainital license office। भाई वहां पे वो रखना चाह रहे हैं तो क्या रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर 10% ऑफ द मेंबर रेडी हो जहां पे रहते हो तो वहां पे अपन रख सकते हैं, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये एसआर और 1/10 वाला जो मैटर है वो अपने को सी में ही दिख रहा है बच्चे लोगों, अपने को पता है, तो सी आंसर इज करेक्ट आंसर। 88-94 में आप लोग पढ़ते हुए। फिर इन्होंने बोला लेंथ ऑफ नोटिस, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाई जा सकती है क्या? तो हमने कहा कि भाई अगर 95% ऑफ द मेंबर रेडी हो तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकती है। आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे। और 95% अपने को सिर्फ इसमें दिख रहा है बच्चों, सेक्शन नंबर 101 जाकर के आप चेक कर सकते हो। 95% ऑफ मेंबर रेडी होने चाहिए, तो बी आंसर अपना बहुत सीधा सा सही जा रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। देन अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हेन ए कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को हम अंडरराइटिंग कमीशन के पेमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वो कब देते हैं? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस ही देना होता है, कोई अलग से टाइम पीरियड नहीं है। पृथ्वी सीमेंट्स लिमिटेड इज डिजायर टू इशूइंग डिबेंचर कैरिंग आउट विद वोटिंग राइट्स, तो बेस्ट सिचुएशन क्या होगा भाई? वोटिंग राइट वाले तो परमिसिबल ही नहीं है, तो ये अपने को सीधा थर्ड का डी आंसर साफ दिख रहा है कि भाई वोटिंग राइट्स वाले तो हो ही नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में कौन सा है? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ट्रू है। द कंपनी एज अ पास एसआर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, ट्रू है। मिनिमम ऑफर एक पर्सन को 20,000 का देना है, कोई टाइम में हुआ करता था, आज ही प्रोविजन नहीं है, तो यही फॉल्स है। और पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, ट्रू है, तो करेक्ट आंसर इज सी। यही अपने को बताना था कॉन्ट्ररी कौन सा है, तो सी नंबर आंसर हमारा फोर्थ का हो जाएगा करेक्ट। लास्ट देखते हैं, इफ अ कंपनी चेंज इज नेम, तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? पुराना नाम यूज नहीं कर रहा है, 2 साल तक यूज करना होता है, अपने को पता ही है, तो ये रहा बच्चों 2 ईयर वाला, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के आंसर थे। चलिए अब कुछ बड़े क्वेश्चंस यहां आंसर मैंने दे रखे क्योंकि साथ में लिया है शीट पूरा, ये सॉल्यूशन का शीट है। अब कुछ क्वेश्चंस जो लिए उनमें पहला क्वेश्चन है, एमआर लिमिटेड सब्सिडरी है पीक्यूआर की, डिसाइडेड टू गिव लोन ₹4 लाख टू इट्स एचआर मैनेजर राम कुमार हु डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ केएमपी। क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉज अ सैलरी 40,000 पर मंथ, 500 पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर परचेज करने के लिए उसको लोन दे रहे हैं। तो सेक्शन 67 बच्चों यहां काम करता है, क्या कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को लोन दे सकती है? 3 कंडीशन थी बच्चों को। सबसे पहला केएमपी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, 6 महीने की सैलरी के बराबर का लोन होगा और फुली पेड अप शेयर्स होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन आपने को यहां पे लिख देनी चाहिए। और 3 में से सिर्फ एक कंडीशन पूरी हो रही है कि भाई वो एम्प्लॉय है, लेकिन सैलरी 40,000 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का बच्चों 2,40,000 ही होता है, और लोन आप दे रहे हो उसको 4 लाख का, नॉट परमिसिबल है। प्लस साथ में शेयर्स भी पार्टली पेड अप है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अपने को पूरा सेक्शन देखिएगा, प्रॉपर तरीके से सेक्शन को लिखना चाहिए, फिर अपने को फाइनल आंसर जो है वो दे देना चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना था। पहले एक बार आपको सारे मैं आंसर्स दिखा देता हूं यहां से, फिर अपन एक एक कॉपी के ऊपर फटाफट से डिस्कस कर लेंगे कि भाई कहां किसने कमी की है जो उनको नहीं करना चाहिए था। Dev Pharma Limited is a manufacturing company and has proposed a dividend at the rate of 10% for the year 1920 out of the profits of current year. कंपनी ने 910 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। कंपनी डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू जनरल रिजर्व। मत करो भाई, देव फार्मा लिमिटेड इज सो डू सो। 2.5 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए, 5 नंबर का 2.5 का बनाया मैंने। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना वैसे भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वॉलंटरी है। कंपनी की मर्जी हो तो करे, नहीं मर्जी हो तो ना करे भाई। सीधा सीधा 123 के हिसाब से आंसर जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। प्योरली मैंडेटरी वर्क है, नहीं देना चाहे तो आप नहीं दें, देना चाहते तो ट्रांसफर करें, जो मर्जी है जो कर सकते हैं, बराबर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट था, अल्फा हर्बल सेक्शन 8 कंपनी, और वो डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है एजीएम के अंदर। मिस्टर चोपड़ा के पास 800 शेयर है, तो आपको बताना है भी क्या होगा। बिल्कुल भी नहीं, नॉट परमिसिबल है। सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और उनके ऊपर प्रोहिबिशन होता है डिविडेंड पेमेंट करने का। अपने ऑब्जेक्ट में वापस लगाना है, सो दिस इज नॉट परमिसिबल, ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए था, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके आता हूं आपको। सेकंड का ए मैंने दिया, एसकेएस लिमिटेड इशूड 8% 1,50,000 रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच मंथ ऑफ May 10, जिनका रिडम्पशन होना है 10 साल के बाद में। कोविड पेंडेमिक की वजह से कंपनी नीदर इन पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर नॉर पे एनी डिविडेंड। कंपनी विथ द कंसेंट ऑफ
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 70% इन वैल्यू एक पिटिशन लगाती है एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए कि भाई आप फर्दर रिडीमेबल शेयर ले लो इस अमाउंट के बदले में, तो क्या ये पिटिशन ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगा क्या? बच्चे लोगों, एक अल्टरनेट मेथड था हमारे पास सेक्शन 55 में रिडेम्पशन का, जिसमें क्लियर है कि हम जितना रिडीम अमाउंट है प्लस डिविडेंड अमाउंट के बराबर हम क्या कर सकते हैं, हम पे एक नेट प्रेफरेंशियल इश्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था, 3/4 ऑफ द वैल्यू के डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए था, 3/4 इन वैल्यू, प्लस साथ में चाहिए था ट्रिब्यूनल का अप्रूवल। तो हमने ट्रिब्यूनल को अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेडी तो भैया 70% ही हुए हैं, तो सवाल ही नहीं होता। प्लस ट्रिब्यूनल, अच्छा प्रोविजन लिखते वक्त आप वो भी लिखेंगे कि जो भी लोग इसके लिए रेडी नहीं होंगे उनको ट्रिब्यूनल बोलेगा भाई इनका पेमेंट कर दिया जाए रिडेम्पशन वाला, जिन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है, तो वो प्रोविजन भी साथ में आएगा, क्योंकि पूरा प्रोविजन लिखना है आपको, जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया उनका पेमेंट करने को बोलेगा। अब इधर दिक्कत यह है कि खाली 70% ने ही अप्रूव किया, सो ये वैलिड होने वाला नहीं है, ये परमिसिबल नहीं होगा। अपने को एटलीस्ट 75% का कंसेंट चाहिए था, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो ये अपन लोग ध्यान में रखेंगे कि वैलिड नहीं है, या ट्रिब्यूनल जो है वो इसमें अप्रूवल देने वाला नहीं है। सेकेंड पार्ट देखें, रंजीत एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, जो मॉर्गेज है ओके बैंक के पास में, ही सेटल इज ड्यूज टू ओके बैंक इन फुल एंड द सेम वाज रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार हु हैज नोटेड द मॉर्गेज हैज बीन सेटल्ड। लेकिन कंपनी या ओके बैंक किसी ने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के सेटिस्फेक्शन का मैटर रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया। क्या यहां पे रंजीत खुद अप्रोच कर सकता है रजिस्ट्रार को टू सीक एनी रिलीफ इन दिस रिगार्ड? फिर सेक्शन 83 यहां पे हमारा काम करेगा जब सेटिस्फेक्शन रजिस्ट्रार खुद ही कर दे। तो रजिस्ट्रार को यह पावर होता है कि वो सेटिस्फेक्शन की एंट्री कर दे, इवन कंपनी ने उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना, ये चीज अपने पढ़ी हुई है। क्योंकि कहीं पर भी अगर रजिस्ट्रार को इस बारे में प्रूफ मिल गया, वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई लोन पेमेंट हो चुका है या लोन सेटल हो चुका है, तो वो खुद ही एंट्री कर सकता है ना। ये देखो, तो पूरा सेक्शन नंबर 1 to 83 आपको लगाना चाहिए यहां पे। अब उसमें फिर करता गया वो रजिस्ट्रार जो है वो अफेक्टेड पार्टीज को एंट्री करने के 30 दिन में इन्फॉर्म करेगा। तो यहां रंजीत ने रजिस्ट्रार को तो इन्फॉर्म कर दिया, वो कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे, और जब सब कुछ ओके है तो उसके बाद में वो क्या करेगा, एंट्री करके सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। तो रंजीत को यहां क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रार से अप्रोच करना चाहिए, उसको एविडेंस देना चाहिए सेटिस्फेक्शन का, और रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई मेमोरेंडम की एंट्री कर दे। ये अपना आंसर प्रॉपर तरीके से यहां पे बनेगा 83 के हिसाब से, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एक बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब के नाम से वो एक कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं और क्लासरूम टीचिंग वगैरह करेंगे, क्लब बना रहे बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी खोलने जा रहे हैं। इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years and thereafter the club will be dissolved and surplus of asset over the liabilities, if any, will be distributed among the member as a usual procedure allowed under Companies Act. एग्जामिन करना है कि प्रपोजल सही है कि नहीं है। बच्चे लोगों सेक्शन 8 पूरा समझा दीजिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती है, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और प्रॉफिट को उसी पर्पस के लिए हम वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, वापस से लगा देते हैं। अब जो ये कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years इफ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस अमंग द मेंबर्स, वो परमिसिबल नहीं है, क्योंकि आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट में वो पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये जो इनका प्रपोजल है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा देखो आप प्रोविजन अपने समझा दिया, प्रपोजल इज नॉट फेसिबल या एक्सेप्टेबल, और जो भी हमारी कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस भी हमने लिख दी हैं, ठीक है, बराबर। फिर अगला एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, सफायर प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल अलोंग विद द मेमोरेंडम। ये बहुत कम लोगों ने, मैंने कॉपी जब चेक की तो ये आंसर जो है वो एक आध जन ने सही लिखा है। सफायर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स अलोंग विद मेमोरेंडम ऑन 1 July। डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई कंपनी पर और मेंबर पर तो सेक्शन 9 और 10 काम करता है, नोट्स उठा करके देखना। 9 में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही सेपरेट लीगल एंटिटी बनता है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। और 10 में दे रखा है कि मेमोरेंडम का मतलब ये है, मेमोरेंडम और आर्टिकल का, कि देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, नॉट बिटवीन मेंबर एंड मेंबर, और जो भी कॉल मनी का पैसा ड्यू रहेगा वो उनको देना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं और यही सारे पॉइंट यहां पे आए भी हैं। तो सेक्शन 9 और 10 पूरा यहां पे समझा देना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए मैंने टोटल 5।
एमएनबी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये एक नया क्वेश्चन हमने बनाया क्योंकि सबने पढ़ा है अमेंडमेंट के अंदर स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। तो एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, 75 लाख का इसका कैपिटल है, 50 करोड़ का इसका टर्नओवर है। तो नए प्रोविजन के हिसाब से 4 करोड़ कैपिटल तक अलाउड है, यहां 75 नॉट एक्सीड 4 करोड़, 4 करोड़ तक अलाउड, ये 40 करोड़ तक अलाउड है, लेकिन 50 करोड़ है। एंड है दोनों कंडीशन में, एक भी पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कंपनी जो है वो स्टेटस अवेल नहीं कर सकती है। हाँ, अगर टर्नओवर 50 की जगह 15 करोड़ हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई आप अवेल कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक चीज आपको कहूंगा, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में बच्चे लोगों ये वाला पार्ट भी इंक्लूड है भाई, जो आप लिखते ही नहीं, है ना। नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, ये भी तो डेफिनेशन का पार्ट है, लिखा करो यार। आप लोग सीधा कंडीशन लगा करके फाइनल आंसर टिका दिया, ये आंसर इस तरह से बनेगा। इसका बी पार्ट देखें, बाजार लिमिटेड कॉल एजीएम इन ऑर्डर टू ले डाउन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल। कोरम नहीं था, इस वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। अब डायरेक्टर ने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया क्योंकि एजीएम नहीं हुई थी। डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम देना चाहिए, एजीएम ही कैंसिल हो गई, तो इसलिए हमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं है, जबकि अपन जानते हैं किया है। मीटिंग नहीं भी हुई है तो जब हुई थी वहां से 60 डेज में अपने को सबमिट करना चाहिए, सेक्शन 92 कहता है। और नहीं तो कंपनी और ऑफिसर के अगेंस्ट में ये पेनल्टी प्रोविजन लग जाते हैं बच्चे लोगों। 10,000 रुपए का है, 100 रुपए पर डे। डायरेक्टर्स के लिए 2 लाख, ऑफिसर के डिफॉल्ट के लिए, कंपनी के लिए मैक्सिमम 5 लाख का अपना पॉइंट था, 5 लगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। नाउ तो ये पूरा आंसर अपने को इसमें लिख देना चाहिए था। आखिरी क्वेश्चन देखें, As per financial statement, the authorized and issued share capital of Manorama Travels Private Limited is 100 lakh divided into 10 lakh equity share of 10 each. Subscribe और paid up capital 80 लाख की है, मतलब 8 लाख शेयर इन्होंने इशू कर रखे हैं, 2 लाख अभी इशू नहीं किए हैं, है ना। कंपनी अपना शेयर कैपिटल में से 2 लाख इशूड कैपिटल जो है, कैंसिलिंग 2 लाख इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड, ओके, एक तरह से अनइशूड ही हो गया ना बच्चों, इशू किया था लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ था, अनइशूड ही है, पड़ेगी अभी। विदाउट ऑब्टेनिंग कंफर्मेशन फ्रॉम एनसीएलटी, लेकिन इसके लिए एनसीएलटी का परमिशन नहीं लेना चाह रहे, तो आपसे पूछा, इट इज नोटेड दैट द कंपनी हैज अमेंडेड इट्स मेमोरेंडम बाय पासिंग रिक्वेस्टेड रेजोल्यूशन एट ड्यूली कन्वेंट मीटिंग फॉर द अबव पर्पस व्हाइल फाइलिंग द रिलेवेंट ई फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीएस रिफ्यूज टू सर्टिफाई। हम तो सर्टिफाई करने से सीएस ने मना कर दिया, और रीजन क्या दिया, दैट द एक्शन ऑफ द कंपनी रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल विदाउट कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल इज इनवैलिड। वो कह रहा है कि भाई ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना चाहिए था, उसके बगैर ये वैलिड नहीं है। तो आपसे हमने यही पूछा, पहली चीज तो बताओ कि कंपनी का डिसीजन वैलिड है या कंपनी सेक्रेटरी का, और सेकंड नंबर कैपिटल क्लॉज में अमेंड करने के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 13 और 61 साथ में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो ये फाइंड आउट करो, ये मैटर रिडक्शन इन कैपिटल जो 66 में पढ़ते हो उसका ही नहीं। अगर आप पेड अप कैपिटल को अल्टर चेंज करते हो तो रिडक्शन का मैटर है, लेकिन अनइश्यूड कैपिटल जो पब्लिक के पास है ही नहीं, इसकी एंट्री भी नहीं होनी है, 2 लाख ऑथोराइज में से कम कर रहे हो, तो भैया ये तो रिडक्शन है ही नहीं। और रिडक्शन करते हैं तो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल चाहिए, ऑल्ट्रेशन में सिर्फ एसआर चाहिए, मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन चाहिए। वो क्लियर बोल दिया, ये रहा यहां पे शेयर कैपिटल अगर आर्टिकल से ऑथोराइज हो तो कंपनी बकायदा चेंज कर सकती है, बराबर। कैंसिलेशन ऑफ शेयर जो है वो कभी भी रिडक्शन के अंदर काउंट नहीं होता है, सेक्शन 13 और 61 में लिखा हुआ है। और इस वजह से आप जो कह रहे हो ट्रिब्यूनल का परमिशन चाहिए, वो वैलिड है ही नहीं, वे डिसीजन ऑफ कंपनी इज वैलिड। और रिजोल्यूशन तो आपको सिर्फ मेमोरेंडम में ऑल्टर करना है और कुछ नहीं करना है, और उसके लिए अपने को एसआर पास करना पड़ता है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। ये आंसर में मेनली लिख देना चाहिए था। आखिरी क्वेश्चन, 2 पार्ट बनाए मैंने इसमें। Mr. Ram, a shareholder of PQR, made a request to the company for providing copy of minute book of general meeting। और शेयर होल्डर जो है वो मिनट बुक का कॉपी एंटाइटल है कि नहीं, बिल्कुल है, सेक्शन 119 कहता है एंटाइटल है। और जब भी वो अप्लाई करेंगे, बट ऑब्वियस है वर्किंग डे पे अप्लाई करेंगे, तो 7 डेज के अंदर जब भी आप अप्लाई करोगे वहां से ये फर्निश हो जाएगी। वो जब रिक्वेस्ट करेगा तो वो क्लियर बोला है, यहां पे आप देखेंगे जब मेरे साथ में, ये रहा भाई, इसका आंसर कहां गया, ये रहा 7 वर्किंग डेज। ये देखिए, शेल बी एंटाइटल टू बी फर्निश्ड, जब भी आप अप्लाई करोगे एनी मेंबर शेल बी एंटाइटल टू फर्निश विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड रिक्वेस्ट इन दैट बिहाफ। जब रिक्वेस्ट करोगे वहां से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो दे दिया जाएगा। फिर अ कॉपी ऑफ मिनट ऑफ जनरल मीटिंग, पेमेंट ऑफ सच की जो भी मेमोरेंडम जो भी आर्टिकल्स में लिखी हुई हो बिल्कुल मिल जाएगी।
सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा था कि क्रेडिट ट्रेडिंग का मतलब समझाना था। 2 नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज को फॉलो करना होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा बराबर। तो इसमें लिखना क्या था, द प्रोविजन रेटिंग टू क्रेडिट ट्रेडिंग टू बी फॉलोड बाय एलिजिबल कंपनी आर कंटेन इन सेक्शन नंबर 76। ठीक है, और उसके हिसाब से एलिजिबल कंपनी जो भी है उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट अगर आप ले रहे हो तो रेटिंग लेनी पड़ेगी, नेटवर्थ, लिक्विडिटी के बारे में, एबिलिटी टू पे डिपॉजिट के बारे में। और ये कौन करेगा, रिकॉग्नाइज क्रेडिट एजेंसी करेगी। द गिवन रेटिंग विच एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी शैल बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक। तो इन्विटेशन ऑफ डिपॉजिट के टाइम पे देना पड़ता है और उसके बाद में हर साल ये करवानी पड़ती है। तो ये छोटा सा एक प्रोविजन अपने को क्रेडिट ट्रेडिंग एलिजिबल पब्लिक कंपनी के लिए जो है वो लिख देना चाहिए था। तो ये तो बच्चे लोगों को हमारे सारे के सारे आंसर्स थे जो आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस कर लिए, जो हमने टेस्ट लिया था। अब जो कुछ कॉपीज मेरे पास हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। आइए जी, पहली कॉपी पे चलते हैं और क्या कुछ गड़बड़ियां हो सकती है उन पर भी आपसे बात करूंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं भी, पहला आंसर इनका गलत चला गया। डी आंसर था जो डिपॉजिट नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में रह गया कि यार 6 महीने से ज्यादा है तो डिपॉजिट होगा, यहां गड़बड़ कर गए। सेकेंड क्वेश्चन सी करेक्ट कर गए। थर्ड वाले में इन्होंने लिख दिया 75% का कंसेंट। अरे भाई 75% है, 95% का कंसेंट लिखा हुआ है, सेक्शन चेक करो। सेकंड का डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे 3 डेज वाला पॉइंट गलत हो गया, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना पड़ता है। ये पॉइंट सही था, वोटिंग राइट वाला 20,000 वाला भी सही था, लास्ट वाला भी सही था, ये सारे सही चले गए, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डिटेल क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। इन्होंने लिया है 4th का ए नंबर, स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन सबसे पहले। अब देखिए स्मॉल कंपनी में इन्होंने सीधा सीधा सा जो इंफॉर्मेशन चाहिए था, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़, टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़ लिख दिया। अब ये लिखा आपने अच्छा है, लेकिन मेरा सजेशन आप लिखो कि भाई 4 करोड़ और एनी अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, 40 करोड़ और एनी हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसा लिखा हुआ है सेक्शन में। प्लस साथ में किन 3 पर ये सेक्शन नहीं लगता है, सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर नहीं लगता या होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज पे नहीं लगता, वो वाला पॉइंट भी आपको आंसर में देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। बाकी इनका आंसर फाइनल वाला बिल्कुल सही है। फिर इसका बी पार्ट इन्होंने लिया एनुअल रिटर्न वाला। तो एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी को एनुअल रिटर्न 60 डेज में फाइल करना चाहिए था एजीएम से, और नहीं तो 60 डेज व्हेन एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा। अब गड़बड़ ये हो गई कि भैया पेनल्टी का प्रोविजन यहां पे रॉन्ग लिखा तो है, लेकिन पेनल्टी रॉन्ग है, इसलिए यहां पे मार्क्स कट गए। मेरा सजेशन आपको रहेगा भाई चलो कुछ भी लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन याद करके जाइएगा अच्छा पेनल्टी, बाकी जो लिखा उसमें बढ़िया नंबर मिल गए। तो यहां नंबर किस बात के कटे हैं कि पेनल्टी का प्रोविजन गलत है। फिर इन्होंने लिया क्वेश्चन फर्स्ट का। अच्छा, यहां एक बड़ा सजेशन मेरा आप सबको रहेगा कि ये नंबर ऐसा साइड वाइड में लगाने की जगह, वहां बढ़िया कॉपी आपको मिलेगी तो एकदम मिड के अंदर टॉप पे, है ना, सेंटर ऑफ द पेपर पे हमेशा, जैसे क्वेश्चन 4 कर रहे हैं तो बकायदा, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूं भाई, हाँ जी, बकायदा क्वेश्चन नंबर 4A। फिर जब बी करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऐसा सेंटर ऑफ द पेपर पर दोगे तो आपको बढ़िया रहेगा भाई, एकदम शानदार तरीके से आपकी कॉपीज चेक होंगी। हाँ चलिए, 2 स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन इनका हो गया था। आगे अपन बात कर रहे थे इनके अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये देखिएगा, ये देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ए, जहां क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 67 का। अब 3 कंडीशन होती है बच्चे लोगों, इन्होंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड लोन नॉट मोर देन 6 months सैलरी फॉर परचेजिंग ओन शेयर। खाली एक कंडीशन लिख करके छोड़ दिया, और ये प्रेजेंटेशन का तरीके में मजा नहीं आया, डायरेक्ट आपने सीधा लिख दिया। एक कंपनी किसको लोन देगी, तो सबसे पहले वो तो लिखोगे भैया केएमपी अदर देन केएमपी को देगी, एनी एम्प्लॉय को देगी, फिर 6 months का सैलरी, और फिर होना चाहिए पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए नहीं देगी, ओनली फॉर फुली पेड अप के लिए लेगी। तो ये चीज इनको लिखनी चाहिए थी। तो फाइनल आंसर तो ठीक है, कंपनी का डिसीजन रॉन्ग है, लेकिन उसके रीजंस प्रॉपर तरीके से नहीं आए, इसलिए यहां पे मार्क्स कट गए। तो ये ध्यान में रखेंगे। एज पर कंपनीज एक्ट, इसका बी पार्ट वो जो अपना था, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है जनरल रिजर्व के अंदर, तो इन्होंने लिख दिया एज पर कंपनीज एक्ट द कंपनी इज नॉट बाउंड टू ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, और देन फाइनल आंसर लिख दिया। थोड़ा आंसर आपको मैंने भी बताया, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी कैन प्रोवाइड डिविडेंड
ठीक है, एंड कंपनी कैन ट्रांसफर इनटू एनी अमाउंट टू रिजर्व बट इट इज नॉट मैंडेटरी प्रोविजन। तो 3 लाइंस बनाओ भाई, थोड़ा एकदम जल्दबाजी में घोड़े पे सवार मत रहो कि धड़ाधड़ अपने को लिख देना है, बस थोड़ा सा आंसर को खूबसूरत बनाएंगे तो नंबर भी आपको बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देखें तो सेक्शन 8 वाला था, अच्छा लिखा है, सेक्शन 8 के पर्पस इन्होंने बता दिए और वो लिख दिया कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए था। वो आंसर काफी अच्छा, देखो बढ़िया लिखा है ना, यहाँ पे तो बढ़िया लिखा है, वो बढ़िया लिखा है, सिंपल बात हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पे आ गया थर्ड का ए नंबर, वो सेक्शन 8 कंपनी पे जो मैंने पूछा था, तो वो इनका लगता है बढ़िया तैयार है, तो इन्होंने सब कुछ बढ़िया दे दिया। फाइनल आंसर भी इन्होंने अच्छा दे दिया कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो बात लिखी गई है अमंग द मेंबर्स वो गलत है, तो इंटेंट ऑफ प्रमोटर वाज रॉन्ग एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो तो अच्छा लिखा है इन्होंने, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एलिजिबल कंपनीज के लिए मजा नहीं आया, पूरा इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिख करके छोड़ दिया, मैंने आपको भी आंसर बता ही दिया था, थोड़ा डिटेल होना चाहिए था, कुछ क्वेश्चन नहीं भी किए इन्होंने बराबर, तो जो नहीं किया वो क्वेश्चन नहीं किए भी, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए था, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये अपना पार्ट था। अब दूसरी कॉपी आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूं कि भाई क्या चक्कर हुआ है, जो क्वेश्चंस नहीं किए उसके नंबर कटे हैं बराबर, कई जिन्होंने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं किए क्योंकि भी तैयारी कर रहे होंगे। अब यहां पे भी एमसीक्यू, तो अब मैं सीधा सीधा सा एमसीक्यू मुझे दिखाने से मतलब ही, मैं आपको पूरा आंसर बता चुका हूं, तो जहां आंसर गलत होगा वो मार्क्स कट ही गए हैं। यहां से अगर अपन देखें हैं कि क्या सीन हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, अब आप देखें इनका भी फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी में फॉर द परचेज ऑफ शेयर ऑफ इट्स ओन सब्सिडरी होल्डिंग और एसोसिएट, अरे भाई सारी कहां से आ गई, कोई कंपनी खुद के और अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए लोन नहीं देगी, वो लिखना चाहिए था, जो यहां पे भारी वाला पंगा हो गया। भाई बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जल्दबाजी में गलत कर गए, शेल नॉट एक्सीड 6 मंथ और पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप शेयर वाला लाइन तो लिख ही नहीं रहे हो भाई, वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स इधर कट जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा कि वो जो आंसर में 3 कंडीशन है, तो तीनों को प्रॉपर तरीके से लिखिए। चलिए नेक्स्ट में देखें, तो नेक्स्ट में आप लोगों को नजर आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका बी पार्ट, वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला पॉइंट इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है वो आंसर, कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करना जरूरी, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, काफी अच्छा आंसर इन्होंने प्रेजेंट किया। सेक्शन 8 कंपनीज को डिविडेंड नहीं देना है, वो भी इन्होंने आंसर बढ़िया लिखा, पूरे मार्क्स मैंने दे दिए हैं। ठीक है, आगे वाले में जाए, अब यहां मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अच्छी जो इन्होंने लिखी, सेक्शन 285 अगेन वही हो गया, अदर देन, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, बहुत लोग इस लाइन को लिखते ही नहीं है, सीधा सीधा साहब 4 करोड़ 40 करोड़ के ऊपर जंप मारते हैं, ये लाइन लिखना चाहिए आपको, तो बढ़िया चीज लिखी इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ एंड हायर वायर लिख के इन्होंने काट दिया यहाँ पे बराबर, और टर्नओवर इन्होंने लिख दिया शेल नॉट मोर देन 40 करोड़, फिर सीधा ये लाइन लिख देनी चाहिए थी भाई तुमको, बाकी आंसर तुमने अच्छा समझा दिया है। और वो जो लाइंस मैं कह रहा हूं वो सब जगह मुझे गायब दिख रही है कि कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है, वो किसी ने भी नहीं लिखा है। 3 जो कंडीशन है, होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो आप लोग लिखा करिए, तो ये मार्क्स और आएंगे, नहीं तो एक आध नंबर अननेसेसरी कटेगा। अब इसके बी पॉइंट के ऊपर अगर आपसे मैं बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट है, ये लगभग सबने आंसर सही लिखा है, बस सब गलती कहां कर गए, पेनल्टी के प्रोविजन में गलती कर गए सब लोग, बाकी आंसर सबने बढ़िया लिखा कि 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, और इन केस ऑफ नो एजीएम हेल्ड, या मान लीजिए किसी वजह से वो आगे चली गई है, एडजॉर्न हो गई है, तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम हैज टू बी हेल्ड, जब होनी चाहिए थी, शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से आपको करना चाहिए था। देखिए आंसर में सेटिस्फैक्टरी हूं, लगभग सबने सही लिखा। हाँ, पेनल्टी के प्रोविजन तो भाई याद करने पड़ेंगे तभी होगा बराबर। अब नेक्स्ट पे आता हूं आपके लिए, अब देखिए ये वो रिडक्शन इन कैपिटल वाला अपना क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी में रिड्यूस इट्स अनइश्यूड शेयर कैपिटल बाय कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब क्या, which shall be considered as alteration in share capital, अच्छी लाइन है। In the given case, Manorama Travels reduces share capital by cancelling 2 lakh share issued unsubscribed, and अब देखो जल्दी जल्दी में इन्होंने क्या लिख दिया, as it considered as reduction,
इन शेयर कैपिटल हैड नॉट कंसीडर्ड एज रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। इधर जल्दबाजी में गलती कर गए, यहां लिखना चाहिए था कंसीडर्ड एज ऑल्ट्रेशन। इधर जो वर्ड आना चाहिए था बच्चे लोगों को ऑल्ट्रेशन आना चाहिए था, नॉट कंसीडर्ड एज रिडक्शन। देयरफॉर इट वोंट रिक्वायर एनी कंफर्मेशन फ्रॉम द एनसीएलटी। ये ठीक है, समझ में आया, लेकिन यहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ कर गया तो प्रॉपर बाकी एसआर पास करना चाहिए। ये लाइन इन्होंने सही लिखी है, तो थोड़ा सा करते वक्त में ध्यान रखें आंसर आप किस तरीके से लिख रहे हैं, तो बढ़िया आंसर लिख पाएंगे, बट थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। बराबर, चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट था, जिसमें अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मिनट्स वाला जो अपना क्वेश्चन था, इफ अ शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ कंपनी रिक्वेस्ट कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ मिनट बुक शेल प्रोवाइड विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर द डेट ऑफ। बढ़िया लिखा है, 7 दिन में देना चाहिए प्रेस्क्राइब फीस इन द आर्टिकल, बहुत बढ़िया है। क्रेडिट रेटिंग पे जैसा लिखना चाहिए था उतना ज्यादा नहीं लिख पाए, तो यहां मार्क्स थोड़े से कम आए हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर इन्होंने किया है, अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन लिख के इन्होंने छोड़ दिया। अब सेकंड का कौन सा वाला पार्ट है, ए है, बी है, सी है, ये नहीं लिखते हो तो कॉपी चेकर कई बार गुस्सा हो सकता है, नाराज हो सकता है आपसे। ये थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख दोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इन केस वेयर कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एंड पे डिविडेंड ड्यू देयर ऑन, इट मे इश्यू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू द अमाउंट रिडीमेबल एंड। अरे भाई कहां से ले आए तुम, इंटरेस्ट कहां से लाए भाई। बराबर, सब जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड होता है, वो भी आईएनटी लिख के छोड़ दिया, जल्दबाजी में इंटरेस्ट लिख दिया, मारे जाएंगे ना। फिर लिख दिया रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द मेंबर्स, 3/4 इन वैल्यू ऑफ द पर्सन अपने को लिखना चाहिए था, 3/4 वैल्यू में चाहिए ना अपने को, ये तो मेंबर्स का 3/4 हो गया, प्लस कंसेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे फिर लिख दिया 75% इन वैल्यू। अब ये तो अलग अलग बात क्यों है, मेंबर लोग का 3/4 भी लिख रहे हो और 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर का लिख रहे हो, मतलब दो अलग अलग लोगों का कंसेंट लेना है क्या। इधर अपन मारे जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। प्लस ट्रिब्यूनल को अप्लाई करने वाला पॉइंट भी कंडीशन में ही आना चाहिए था। बाकी फाइनल आंसर डी है यार, 70% नहीं दिया तो ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन यहां मामला आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। 3/4 इन वैल्यू और 75% एक ही बात है भाई, दो अलग अलग बार क्यों लिख दिया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ, एक और बढ़िया चीज है, अभी चूंकि इन्होंने पहला टेस्ट दिया है, फर्स्ट टेस्ट दिया है इन्होंने, तो इसीलिए वाला टेस्ट फर्स्ट दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि गलतियां हुई होंगी और यहीं से हम लोग गलतियों को सुधारेंगे। वीडियो शेयर करने का पर्पस भी यही है, ठीक है। ट्राई करें कि जो कटिंग वटिंग कर देते हो ना, काट छांट ओवर राइटिंग, ये जितना कम हो सके वो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें कम हो जाएंगी, तो आप बढ़िया तरीके से आंसर को लिख पाओगे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इफ चार्ज इज सेटिस्फाइड then registrar can register without intimation is satisfied to believe that sufficient evidence is received by the registrar and the debt in due has been paid off. अब विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए अफेक्टेड पार्टीज को, इन्होंने काफी सही लिख दिया। रंजीत को अप्रोच करना चाहिए, लिख तो काफी सही दिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिसिंग थे। सर्टिफिकेट इशू करने वाला या कब अप्लाई हो सकता है, वो कंडीशंस और आनी चाहिए थी। और मैं इस चीज से खुश हूं कि भी इनको पता चल गया कि प्रोविजन कहां से आया है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो बढ़िया आंसर इसमें लिख पाएंगे। चलिए जी, तो ये कॉपी थी। नेक्स्ट कॉपी पे आपको लेकर के आता हूं। अगेन एमसीक्यू के अंदर तो जो है वो सिचुएशन सामने ही है आपको कि कहां गलतियां हुई है, वो आप ये लोग बच्चे लोग देख लेंगे कि ये गलतियां हमको नहीं करनी है। डिटेल क्वेश्चंस पे बात की जाए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। According to provisions of Companies Act, company can provide loan or advance to its employee up to a limit of not more than 6 months salary of employee। भाई परचेज ऑफ ओन शेयर वाली लाइन भी नहीं आई, फुल्ली पेड अप शेयर भी नहीं आया, खाली 6 मंथ्स का सैलरी पे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। बड़ी गलती है जिसको सुधारना है आपको, इसीलिए मार्क्स कट गए। फाइनल आंसर भले सही हो। अकॉर्डिंग टू कंपनी जैक, ये आंसर बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला वॉलंटरी डिसीजन है, दो तो दो, नहीं तो मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो करो, नहीं तो मत करो, पूरे मार्क्स मिले हैं। इसका अगला वाला भी काफी अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है, वो वाला भी ठीक लिख दिया है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब इधर फिर से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद द कंसेंट ऑफ 75% ऑफ द मोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाय पासिंग एसआर। भाई लिखना क्या चाहते हो, गड़बड़ हो गई ना। याद हो एक तरफ लिख रहे हो 75% और मोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंसेंट चाहिए, और प्लस लिख रहे हो एसआर भी चाहिए, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। जबकि हमको चाहिए 75% इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भाई, या 3/4, वो लाइन आनी चाहिए थी जो नहीं आई।
इधर थोड़ा सा मामला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फाइनल आंसर सही है, ट्रिब्यूनल परमिशन नहीं देगा क्योंकि 75% चाहिए और 70 ही आया। ये आंसर तो सबको मिल गया, लेकिन प्रेजेंटेशन प्रोविजन का थोड़ा सा सुधारोगे भाई तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे लेके आओ। अब नेक्स्ट में मुझे लगता है कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वाला। अब देखो दो तरीके से होता है, एक तो आपको आंसर ही नहीं आता है तब तो चलो रॉन्ग हो जाएगा, और एक आंसर आता है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो भी मामला गड़बड़ होगा। तो दोनों लेवल पे अपने को काम करना है। तो ये आंसर आपका रॉन्ग ही है अभी पूरा, देखेंगे जब कॉपी में अभी फॉरवर्ड कर दी है मैंने अब तक, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक ये सारे कॉपीज जो हैं वो आप लोगों को बिल्कुल व्हाट्सएप के ऊपर आ गई होंगी, तो वहां से आप लोग और आंसर्स अपने देख भी लेना। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसेट सोल्ड shall be reinvested in charitable purpose, it can't distribute it among member of company। अब ये बडिंग प्लॉट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रॉपर 3 कंडीशंस लिखो ना भाई। चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड अमंग द मेंबर, देन उसके बाद में री इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वो प्रॉपर तरीके से तीनों प्रोविजन लिख के फिर अपने को आंसर को देना चाहिए था, इस वजह से यहां पे नंबर कट गए, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आऊं। अब ये देखिएगा, गलती जो नहीं चाहते हुए भी हो गई, स्मॉल कंपनी के अंदर हमने लिख दिया पेड अप शेयर कैपिटल तो नॉट मोर देन 4 करोड़ और टर्नओवर लिख दिया लेस देन 40 करोड़। सर एक ही तो बात है। अरे बेटा लेस देन 40 करोड़ का मतलब सोचो, अगर किसी क्वेश्चन में एग्जैक्ट 40 करोड़ हुई तो क्या करोगे? अगर किसी क्वेश्चन में सीधे 40 करोड़ हुई, आपने तो लिख दिया लेस देन 40 करोड़, मामला गड़बड़ हो जाएगा। जबकि रूल क्या है, नॉट एक्सीडिंग 40 करोड़, मतलब मैक्सिमम 4 करोड़ तक का और 40 करोड़ तक का हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। ये लेस देन वाली चीजें आप लोग कई लोग गलत कर देते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली करो, जैसा दे रखा है वैसा लिखो ताकि गलती नहीं हो। ये वाला कैपिटल तो सही लिख दिया भाई, टर्न ओवर गलत लिख दिया है ना, बाकी आंसर ठीक है आपका, लेकिन ये चीज गड़बड़ कर गई। और वो 3 पॉइंट्स तो आप में से कोई नहीं दे रहा है कि भाई ये किन किन तीनों पे नहीं लगती है, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। देन उसके बाद में अकॉर्डिंग टू 5th का ए नंबर क्वेश्चन, ऑल्टर इन शेयर कैपिटल वाला क्वेश्चन, नीड नॉट टू बी टेक परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्राइब शेयर इज काउंटेड एज ऑल्टरेशन नॉट एज रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। बढ़िया लिखा है। इन द अबव केस कंपनी कैंसिल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सो डिसीजन ऑफ कंपनी, बढ़िया आंसर लिखा है बिल्कुल 1 और 2 करके यहाँ पे कि भी आप फर्स्ट में कंपनी का डिसीजन करेक्ट है, कंपनी सेक्रेटरी का गलत है और इसके लिए आसार पास करना रहेगा। बढ़िया पॉइंट है, अच्छा लिखा है, ठीक मैटर में इसको मान सकता हूँ, बढ़िया मान सकता हूँ। चलिए, अच्छा बढ़िया होने के बाद भी अगर एक आधा नंबर तुमको करता हुआ लगे तो टेंशन मत लेना भाई, कई जगह पे हमने मार्क्स काटे कि हाँ भाई, ताकि प्रॉपर आपको ध्यान दे, आगे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बने, आ जाओगे और अपन ने इतना कर लिया, आगे के टेस्ट भी बहुत होने हैं। फिर इन्होंने लास्ट क्वेश्चन किया है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन शेयर होल्डर हैव राइट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेटा ऑफ मिनट्स, वोटिंग राइट्स एंड अदर। ओहो भाई, शेयर होल्डर बुक्स को चेक कर सकता है, डेटा चेक कर सकता है, वोटिंग राइट भी चेक कर सकता है और भी प्रिस्क्राइब। राम wants to check the minutes book of company as a shareholder, so राम can check the, तो एक नंबर देना पड़ा क्योंकि आपने फाइनल आंसर तो लिख दिया कि चेक कर सकता है, लेकिन बाकी नंबर नहीं मिलेंगे भाई। 7 वर्किंग डेज वाला ये वो कोई पॉइंट आया नहीं इसके अंदर, तो वो लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अभी 1 2 3 4 5 कॉपीज और है बच्चे लोगों, फटाफट से देख लेते। अगली कॉपी का भी डिवीजन ए तो ठीक है। अच्छा इन्होंने बीच बीच में किया, यहाँ एक और आपको सजेशन है, इन्होंने डिवीजन बी चालू किया अभी जैसा आप देख रहे हो, फिर बीच में इन्होंने डिवीजन ए घुसाया है, फिर वापस डिवीजन बी चालू किया है, तो वहां तो चलो आपका पेपर अलग ही आएगा, पर ऐसा कभी मिक्सिंग नहीं करेंगे कि एक ही क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो एक ही साथ आप लोगों को करने चाहिए। चलिए इधर क्या हुआ, हाँ ये वो वाला क्वेश्चन ही अपना प्रेफरेंस शेयर वाला। अब प्रेफरेंस शेयर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हमको नहीं ना चाहिए भाई, मत लिखो, सीधा रिडम्पशन के पॉइंट के ऊपर आओ ना यार। ये जो पॉइंट प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिख दिया कि प्रेफरेंस शेयर ऐसा होता है वैसा होता है, ये सबका जरूरत ही नहीं है। डेफिनेशन इस तरह से रिडम्पशन होता है, नहीं चाहिए, है ना, इतना टाइम भी नहीं अपने पास में। अपने को चाहिए अल्टरनेट मेथड ऑफ, जो रिडम्पशन वाला पॉइंट था वो लिखना चाहिए था। अब इनसे गलती क्या हुई, अमाउंट प्रॉपर तरीके से लिखा, विल बी अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रेफरेंस शेयर प्लस डिविडेंड अमाउंट, कंपनी हैव टू पास एसआर, तुम एसआर भी लिख रहे हो, 3/4 कंसेंट इन वैल्यू भी लिख रहे हो, खाली यही चाहिए भैया, ऐसा कहां चाहिए, और ट्रिब्यूनल से अप्लाई लेना ये भी ठीक लिखा है, लेकिन इधर मामला गड़बड़ कर दिया। और सबसे बड़ी गलती जो आप देखे हैं, इन्होंने कंक्लूजन गायब कर दिया भाई। अब मेरे पास नहीं पहुंचा, अभी तुमने लिखा भी हो, कोई साइड का पेज रह गया हो तुम्हारा तो मुझे नहीं पता। इसके बाद डिसेंटिंग शेयर होल्डर वाला पॉइंट भी कितना अच्छा लिखा है कि उनको पेमेंट कर देना है और आरओसी को फाइल कर देना है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर तो लिखा ही नहीं।
इस क्वेश्चन में चूंकि कंसेंट 70% का ही आया था, सो ये परमिसिबल नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ ही इन्होंने आंसर से गायब कर दिया। सो नंबर कहां से दे भाई? प्रोविजन लिख दिया तुमने, खाली आंसर कहां है इसका? ये तो सिंपल प्रोविजन शेयर हो गया। प्लीज थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इफ अ कंपनी गिव्स लोन टू इट्स एम्प्लॉय, ये वाला अपना पॉइंट, सिक्योरिटी लोन दे रही है एम्प्लॉय को फ्रॉम बाइंग सिक्योरिटी, देन इट कैन गिव ओनली टिल द अमाउंट इट्स सैलरी ऑफ 6 मंथ। सब लोग सैलरी ऑफ 6 मंथ्स पे अटके हुए हैं। अरे फुल्ली पेड अप शेयर के लिए देना है, ये वाली लाइन तो कोई लिख ही नहीं रहा है। तो इन्होंने गड़बड़ और कर दी यहां पे। इंस्टेंट केस में इन्होंने लिख दिया 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हो मेरे भाई। 40,000 का सैलरी है, 40,000 इंटू अगर 6 करे हैं तो 2,40,000 का सैलरी परमिसिबल होता है। इन्होंने यहाँ 2 लाख लिख दिया, यहाँ और मामला हमारा गड़बड़ हो गया, इसलिए मार्क्स कट गए। ये थोड़ा सा भैया आप ध्यान में रखेंगे कि मार्क्स उड़ गए इस वजह से। कैसे दे नंबर? अमाउंट ही गलत लिख दिया है। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी के जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है, दिमाग में मुझे लगता है आंसर रहा होगा लेकिन जल्दबाजी में गलती कर दी। बी पार्ट अच्छा लिखा है, वो जो था जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला। अगला पार्ट भी ठीक लिखा है इन्होंने, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वाला। थर्ड का ए पार्ट सेक्शन 8 कंपनी कंडीशन समझानी थी, इन्होंने समझाई। एक चीज इन्होंने यहाँ कंडीशंस में लिख दिया, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी इट्स मेंबर। वो वहां से ले आए, ओके ओके ओके, शेयर वाले से ले आए। ये इसकी जरूरत नहीं थी बेटा यहाँ पे कि पार्टनरशिप फॉर्म जो इसकी मेंबर सेक्शन 8 की हो सकती है, ये इसकी जरूरत अपने को नहीं थी। बाकी इन्होंने काफी आंसर ठीक लिख दिया, तो उस हिसाब से नंबर इनको दे दिए गए हैं। ठीक है, कोई 10 ईयर वाला जो आपका मामला है वो सही नहीं है, वो नहीं मिलेगा, कंपनी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला। फिर इसका पार्ट आया अगला, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आई थिंक इन्होंने एक आध जन ने और किया हो तो बात अलग है, अदरवाइज इन्हीं का आंसर मुझे दिखा है, शायद इन्होंने अकेले नहीं किया हो। सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, ओन नेम से काम कर सकते हो, बिल्कुल सही है, SU हो सकता है, काफी सही लिखा है। मेंबर आर नाउ लायबल टू अनपेड अमाउंट वाले भी लाइन पे लिख दी इन्होंने, तो 9, 10 काफी कुछ ठीक लिखा है, थोड़ा और प्रॉपर हो सकता था। अब ये देखो फिर गलती हो गई यहाँ पे। इस बार उन्होंने किया था टर्नओवर के साथ, इन्होंने कर दिया कैपिटल के साथ में लेस देन 4 करोड़ लिख दिया बेटा, नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़ है, या अप टू 4 करोड़ लिखो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। बाकी काफी सही लिखा है, लेकिन ये लिखना जरूरी था, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखें तो प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू फिल एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट, इसमें भी वही बात है, पेनल्टी का प्रोविजन लगभग सबने गलत लिखा है, पेनल्टियां याद कम ही होती है। बाकी प्रोविजन 60 डेज वाला तो मैं खुश हूं कि ये सबको याद था कि यार 60 डेज या तो एजीएम से, या एजीएम नहीं होती है तो जब होनी चाहिए थी वहां से 60 डेज में देना है, तो ये आप लोगों ने बढ़िया लिखा भाई, तो अच्छा है, पेनल्टी जरूर याद करके जाओ भाई कुछ कुछ। अब ये क्या है भाई देखें, इन्होंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द मेंबर ऑफ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कॉपी ऑफ मिनट बुक। ठीक है, ऑन द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट शुड बी मेड इन द बिजनेस आवर विच आर 9 to 6। अरे भाई मुझे कॉपी चाहिए, तो मुझे क्या रिक्वेस्ट 9 से सर वो 9 से 6 के बीच में जाके तो रिक्वेस्ट देगा ना। अरे रिक्वेस्ट तो मैं भेज दूंगा भाई, मान लो मैंने तो पोस्ट से भेज दी, तो पोस्ट मिलनी होगी तब मिलेगी उनको, बराबर। मुझे वापस कॉपी कब मिलेगी? 7 डेज के अंदर मिलेगी, 7 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगी। वो चीज अपने को लिखनी चाहिए थी भाई, जो नहीं आई तो ठीक है, 1 नंबर मिल गया क्योंकि फाइनल आंसर करेक्ट मिल तो जाएगी, लेकिन वो आना चाहिए था, पेमेंट ऑफ फीस वाली लाइन भी आनी चाहिए थी, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये वो 61 वाला क्वेश्चन, रिडक्शन इन कैपिटल नहीं है, ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल वाला पॉइंट है, तो इन्होंने आई थिंक बढ़िया लिखा है इस आंसर को, तो अच्छा लिखा है बराबर से। फिर ये इन्होंने आगे एमसीक्यूज आगे, अच्छा इन्होंने तो एमसीक्यू लास्ट में किया है, ओके ठीक है, ठीक, वो एक और कॉपी है जिसमें बीच में घुसा दिया है, इसके अंदर तो ठीक है, इन्होंने पहले पार्ट बी किया और उसके बाद जाकर के पार्ट ए किया है। ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, ये तरीका आप फॉलो करें तो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, चलिए जी, फिर चलते हैं बच्चे लोगों अगली कॉपी पे तुरंत। अब यहां पे पार्ट ए एमसीक्यू वाला पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आते हैं अदर देन एमसीक्यूज के ऊपर। तो यहां इन्होंने लिख दिया ये वही वाला पार्ट, सेक्शन 67, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन गिव लोन अप टू 6 months सैलरी ऑफ पर्सन। कौन पर्सन है भाई? केएमपी है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है, पियोन है कौन? पर्सन मतलब कौन? वो तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर आकर के यहां पे मतलब उतना प्रॉपर आंसर नहीं था भाई, पर्सन लिख दिया, फुली पेड अप शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉपर इसको लिखो। ये क्या है भाई?
According to the Companies Act, the Section 8 company cannot give dividend to its member as cannot distribute its profit among its member. It can use its profit for क्या लिखा है फर्दर यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया या आखिर इन्होंने लिखा गया है, ये वर्ड्स मुझे थोड़े से समझ में नहीं आए भाई बराबर, तो थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे समझ में आ जाए। फैक्ट ऑफ द केस आपने लिख दिया। फाइनल आंसर कैनॉट इश्यू डिविडेंड टू इट्स मेंबर, तो नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, काफी ठीक था। फिर इसके अगले पार्ट पे चलें तो आई थिंक स्मॉल कंपनी समझाते समझाते ही रह गए हैं। ये कौन सा लिखा है? प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी फाउंड इट ओन विलिंगनेस कैन ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट टू जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व वाला अपना पॉइंट था, ये भी इन्होंने काफी ठीक लिख दिया है, उससे आपसे मार्क्स मिल गए हैं। अगले पे लेके चलता हूं आपको मैं, तो ये है स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन। पेड अप कैपिटल अप टू 4 करोड़ या टर्नओवर अप टू 40 करोड़, ये चलेगा। नॉट एक्सीड 4 या अप टू 40 करोड़ चलेगा। फाइनल आंसर भी ठीक लिखा है इन्होंने, वो 3 लाइनें तो सबने गैप करी है, वो इन्होंने भी करी है। फिर एज पर कंपनीज एक्ट वो एनुअल रिटर्न 60 डेज में फाइल करने वाला, ये सबने सही लिखा है। पेनल्टी सबने गलत लिखी है, तो वहां तो नंबर उड़े ही है पेनल्टी वाले, बराबर। चलिए जी, ये नेक्स्ट पे आते हैं। इधर क्या बड़ी गड़बड़ हुई है, ये लिखा है कि मिस्टर जो भी ये पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ कॉपी ऑफ मिनट्स बुक विद इन द बिजनेस आवर नहीं मिलेगी, एंड आफ्टर द 7 days ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिनट्स। भाई और बहनों, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट है भाई। मिट्टी जब आपने मिनट्स बनाए वहां से 7 days में दे दोगे। मिनट्स तो बन गए होंगे कभी, हमने एप्लीकेशन लगाई 6 महीने बाद, तो मिनट्स बने वहां से 7 days में कैसे होगा भाई? एप्लीकेशन देने के 7 दिन में मिलेगा। ये अपने को मेन प्रोविजन लिखना चाहिए था, जो आया ही नहीं। हु कैन मेड रिक्वेस्ट टू द कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग ए कॉपी, तो ये टाइम ही गड़बड़ हो गया भाई। मिनट्स बनने से 7 दिन में ही ले सकते हो आप, ये कैसे बैठेगा? यहां मामला गड़बड़ हो गया, ये भी एक बड़ा मामला गड़बड़ हुआ। When any amount of company is mortgaged to bank in any other person, the company form 15 days of repayment, inform the ROC। ये थोड़ा सा भाई चेक करना, विद इन 30 days आफ्टर 15 days, ये मामला सही नहीं हुआ। 83 वाला सेक्शन लगाना चाहिए था, जो यहाँ प्रॉपर नहीं लगा हुआ है, इसलिए मार्क्स इनके यहाँ पे कट गए हैं। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, आखिरी 3 कॉपीज हमारे पास में है, इन पे भी बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम से कॉपी है, तो हिंदी वाले जो हमारे बच्चे हों वो भी देखिएगा, आपके लिए भी यूजफुल रहेगा कि भाई हिंदी में आंसर कैसे लिखें। यहां तो चूंकि एमसीक्यूज थे। ये इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार, धारा चलो हटा दिया इन्होंने, धारा याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, कर्मचारियों को वेतन प्रदान करती है और उन कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी द्वारा लोन दिया जाता है। मेरे भाई, कर्मचारी द्वारा लोन दिया जाता है कि कर्मचारी को लोन, ये कर्मचारी द्वारा लोन लिया जाता है, लोन ले रहा है भाई। लोन की राशि 6 माह के वेतन के बराबर ही लोन प्राप्त किया जा सकता है। ये फुल्ली पेड अप शेयर वाली लाइन सबने गायब कर दी है, थोड़ा सा ध्यान रखें, मामला नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2,40,000 तक का लोन हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था। बाकी आंसर ठीक था। अगला वाला इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है, जहां पे है वही अपना जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कंपनी की मर्जी के ऊपर है, पूरे में से पूरे नंबर मैंने दिए हैं। अगला भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड नहीं होता है, पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो हिंदी वालों बिल्कुल ऐसे ही तुमको आंसर को लिखना है, बीच बीच में टेक्निकल वर्ड्स को अगर ऐसा इंग्लिश में लिख भी देते हो तो चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इधर फिर वही गड़बड़ कर दी। कंपनी वो है जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो, कम नहीं 4 करोड़ तक हो, या 4 करोड़ से अधिक ना हो, या 40 करोड़ से अधिक ना हो भाई, ऐसा लिखो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बराबर। बाकी ठीक लिखा है आंसर पर, वो गड़बड़ कर गए, ठीक है। टर्नओवर 15 करोड़, फाइनल आंसर तो चलो सही था। ये आंसर जो था अपना, जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेती है तो एफएस को एजीएम बुलाकर अप्रूवल लेती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना सही मत रखते हैं, ये क्या लिखा, कोरम पूरा नहीं है तो 60 दिनों के भीतर अप्रूवल। ये जो अपना एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट था भाई, ये गलत लिखा है तुमने, ये आंसर बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है ना। कंपनी एजीएम करेगी, 60 दिनों के भीतर अपना रिटर्न फाइल करेगी, चाहे वो कभी भी क्यों ना हो। ये प्रोविजन नहीं आया, कभी भी हो वहां से 60 दिन नहीं है, जिस दिन होनी चाहिए थी उस दिन नहीं भी हुई तो वहां से 60 दिन में आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा आंसर रॉन्ग चला गया, इसलिए पूरा गलत गया, ध्यान रखेंगे।
फिर कंपनी अधिनियम की धारा 82 के अनुसार जब किसी कंपनी द्वारा कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है, ये वो मॉर्गेज वाला अपना पॉइंट था, काफी कुछ ठीक करने का ट्राई किया, लेकिन बच्चों चार्ज वाला चैप्टर थोड़ा ढंग से तैयार करिए, वहां आपके मार्क्स जो है वो उड़ेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से आंसर्स को लिखें। तो ये अपनी कॉपी थी, आखिरी 2 कॉपीज पे आपको लेके आ रहा हूं। यह इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा शुरू किया है, फर्स्ट का मतलब डिटेल क्वेश्चन में है। पहला पार्ट राइटिंग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इन केस ऑफ कंपनी प्रोवाइड लोन टू मैनेजर एम्प्लॉइज, देन लोन विल बी गिवन अप टू अमाउंट ऑफ 6 मंथ सैलरी। वो पार्टली पेड अप, फुल्ली पेड अप, भाई कोई नहीं लिख रहा है, लिखो भाई लिखो, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे, क्योंकि सैलरी तीनों में से एक तो पूरा हो रहा है, लेकिन पार्टली पेड अप शेयर के लिए जा रहा है, जबकि फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं, वो लाइन लगभग सबने गायब की है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कोई मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं, बढ़िया राइटिंग, बढ़िया आंसर, सब कुछ बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं, जहां दिक्कत है वहां बता देता हूं। इनका मैं बात कर रहा था आपसे कि बेटा पहले तुमने बी से चालू किया, फिर बीच में ए को घुसा दिया, फिर वापस बी चालू करोगे। एग्जाम में जो पार्ट उठाओ उसको पूरा करना है, जैसे एक ही क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होंगे, सबको एक साथ करोगे, नहीं तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। चलिए, अब यहां इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया, पता नहीं किसका ए है भाई, ये देखो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, किसका ए मानू, तो ठीक है कि पता लग गया कि हाँ भाई ये स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, तो मिड में लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़, टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़। बढ़िया लिख दिया इन्होंने भी, वो 3 वर्ड्स तो 3 लाइनें गायब ही करी हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छे नंबर है। राइटिंग अगेन बढ़िया, मैं बोल ही रहा हूं, बढ़िया राइटिंग है, यहां पे भी ठीक है। ये वाला ये मामला, अच्छा ये वो है क्या अपना, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये, कॉल एजीएम वाला, बॉन्ड ऑफ कोरम, वो पेनल्टी तो खैर सबने गलत लिखा है भाई, तो पेनल्टी के नंबर तो सबके उड़े हैं, ठीक है। अनइश्यूड शेयर कैंसिल करने वाला पॉइंट कि इसको ऑल्ट्रेशन माना जाएगा, सॉरी ऑल्ट्रेशन की जगह पे इसको अपने को सॉरी ऑल्ट्रेशन मानना है, रिडक्शन नहीं मानना है। बढ़िया आंसर लिखा है इन्होंने, बढ़िया सेटिस्फैक्टरी आंसर है। कैपिटल क्लॉज में एसआर पास करना है, बाकी एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। यहां पे भी गड़बड़ होगी। अब अगर आप मिनट्स की कॉपी मांग रहे हो तो आपने भी क्या लिखा है, 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। अरे जनरल मीटिंग से 7 दिन के अंदर मिनट्स की कॉपी क्यों मांगूंगा मैं भाई, जब भी मांगूंगा उसके 7 दिन में मुझे कॉपी प्रोवाइड होगी, ये आंसर है अपना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था, तो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, फिर हमने लिख दिया एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी, जब पूछा ही एलिजिबल कंपनी के लिए भाई, तो प्राइवेट कंपनी की बात क्यों करी, एलिजिबल कंपनी के लिए ही होता है ये तो, बराबर। फिर एवरी ईयर करवानी चाहिए, रिकॉग्नाइज एजेंसी से कराना चाहिए, लेकिन क्यों करवाना चाहिए, ये मामला यहां पे। गुड पोजीशन ठीक है, मामला चल गया हमको, पर ये मामला ठीक है, इसमें आधा नंबर दिया है मैंने हालांकि, बट प्रॉपर प्रेजेंटेशन नेटवर्थ के लिए होता है ये, वो सारी लाइंस की भी क्यों होता है कि नेटवर्थ के लिए, पेइंग कैपेसिटी के लिए, गुड पोजीशन ओके, लेकिन वो वर्ड्स यहां पे आने चाहिए थे, वो नहीं आए। फिर एवरी ईयर होना चाहिए और एलिजिबल कंपनी के लिए होना चाहिए था, वो यहां पे हो सकता है लिखना चाहिए था। फिर अपना यहां पे प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपने भी वही गलती कर दी जो एक और कॉपी में थी, डिविडेंड वर्ड आना चाहिए था बच्चों को, आपने लिख दिया यहां पे इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट थोड़ी होता है। फिर दूसरा वही गलती, 75% इन वैल्यू ऑफ रिड्यूमेबल प्रेफरेंस शेयर, 3/4 ऊपर लिख दिया रिटर्न कंसेंट भी, फिर 75% का ये भी, अरे दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, 75% लिखो या 3/4 ऑफ लिखो ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहां गड़बड़ हो गया मामला सारा का सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। इधर क्या गलती हुई, ये वो अपना रंजीत वाला पॉइंट है, चार्ज वाले चैप्टर का जो गलती हुई ये है, नो रिलीफ लिख दिया आपने, रंजीत को बेचारे को रिलीफ दे रहे हैं अपन भाई, यहाँ पे बाकायदा जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो चार्ज वाला चैप्टर सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, चार्ज वाला, डिपॉजिट वाला, इन चैप्टर्स के अंदर भी गड़बड़ है, तो क्योंकि एमसीक्यू मैंने डिपॉजिट वाला दिया, वो भी सबने गलत किया है, ये भी गलत हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैं कह रहा हूं, प्रोविजन भी मजबूत करो और साथ में प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग करो, तो अपना काम हो जाएगा। यहां पे चूंकि फोटोग्राफ सेंड किए इन्होंने, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, दिख रहा है इसमें बराबर, राइटिंग अच्छी है। फिर से वही गलती जो सब कर रहे हैं, लेस देन 4 करोड़, लेस देन 40 करोड़ बच्चे लोगों, लेस देन नहीं है, बार बार बोल चुका हूं, हर कॉपी में बोल चुका हूं, ध्यान रखेंगे, बराबर। बाकी आंसर ठीक था। अब यहां पे आगे बढ़े हैं, तो एजीएम वाला पोर्शन अपना फिर से हुई,
तो पेनल्टी सबकी ही गलत है, बाकी प्रोविजन 60 डेज वाला सबने सही लिखा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन अपना वो था बच्चे लोगों, रिडक्शन नहीं मानना है, इसको अपने को अल्टरेशन मानना है। बढ़िया आंसर लिखा है इन्होंने भी, प्रॉपर आंसर है, इस आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर मार्क्स भी मिले हैं। यहां देखें फिर से वही गलती, मिनट्स बुक 7 डेज आफ्टर द मिनट बुक। मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है भाई, पैसे लगते हैं इसके, नंबर 1 तो। सेकंड नंबर हमने लिख दिया 7 डेज आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिशन। रिक्वेस्ट सबमिट करोगे उसके 7 दिन में आपको मिलेगा भाई, ये लिखना चाहिए था। जो गलतियां सबसे हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, गलती नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग भी आंसर देखिएगा, उतना प्रॉपर नहीं लिखा, इन ईयर होना चाहिए, कौन करेगा, क्यों करेगा, वो सब बातें यहां पे नहीं आई है, इसलिए मार्क्स नहीं मिले हैं। अगले पे चलते। इन केस ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू गिव लोन वाला पॉइंट, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ सैलरी बोनाफाइड एम्प्लॉइज को, लेकिन पार्टली फुल्ली पेड अप शेयर वाला पॉइंट फिर से गायब है, इसीलिए यहां मार्क्स भी हो गए हैं गायब। ठीक है, एज पर प्रोविजन, ये बढ़िया लिखा इन्होंने, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बढ़िया, 2.5 में से 2.5 पूरे। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं देती, ये भी पूरे मार्क्स हैं। यहां फिर से वही गड़बड़ हो गई, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में देखो क्या लिख दिया, रिटर्न कंसेंट ऑफ दी 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर और रिटर्न कंसेंट ऑफ दी 75% ऑफ दी वैल्यू, वो की वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, भारी गड़बड़ हो जाएंगी, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा यहां पे सारा हमारा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था, ये नहीं आएगा भी 75% वाला मैटर। ठीक है, फिर 8% मंथली सैलरी विच आर लायबल टू बी रिडीम विद इन अ पीरियड ऑफ, फाइनल आंसर भी इन्होंने लिखा ही नहीं है, है ना, कि भाई 75% का ही कंसेंट आया था, तो जब 70% सॉरी हाँ अपने को 3/4 चाहिए था 75 का, और 70% का अगर कंसेंट आया तो परमिसिबल ही नहीं है, वैलिड नहीं है, वो भी इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा सा इसमें गलती रह गई है। तो ये आपकी सारी की सारी कॉपीज का एनालिसिस है जो आपको मैंने करके दे दिया है। तो होप सो कि जिन्होंने ये कॉपीज मुझे भेजी थी उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगला टेस्ट के लिए जब आप तैयार रहेंगे तो एकदम प्रॉपर आंसर को लिखेंगे, और प्लस साथ में जो बाकी लोग हैं वो लोग भी इस चीज को बहुत ध्यान से देख करके करेंगे, ताकि ऐसी गलती हमसे नहीं हो। इसी तरह की और भी कॉपीज एनालिसिस के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कुछ बच्चों से कॉपीज मंगवाई भी है इस बार के एग्जाम की भी, वो भी आप लोगों के साथ में एनालिसिस शेयर करूंगा, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होती है बच्चे लोगों, ऑल दी बेस्ट।